हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट जुलाई 2023 के पेपर को देखते हुए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आया हूं दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में कुल दोस्तों 10 प्रश्न होते हैं और ये 10 प्रश्न पिछली आई हुई परीक्षाओं के चुनिंदा प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट को जरूर दीजिए और अपने आप को आके कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, क्या दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। दोस्तों मैंने आपको समाजीकरण के बारे में बताया हुआ प्राथमिक कारक कौन से होते हैं और द्वितीय कारक कौन से होते हैं। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए जनसंचार माध्यम और परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय और परिवार, ऑप्शन सी परिवार और विद्यालय और ऑप्शन डी मुद्रित माध्यम और जनसंचार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार, यहाँ क्या आएगा दोस्तों, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और स्कूल, जो स्कूल होता है दोस्तों, वे समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि परिवार प्राथमिक कारक है और विद्यालय दोस्तों द्वितीय कारक है। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों आप लोगों को। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। वस्तु स्थायित्व समझना, तो दोस्तों जीन पियाजे से क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा दोस्तों, इसलिए अच्छे से टॉपिक को तैयार करना है आप लोगों को। ऑप्शन ए संवेदी कामक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इनकी एज की, तो संवेदी कामक कौन से होती है दोस्तों, 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से दोस्तों 7 वर्ष तक होती है और मूर्त संक्रियात्मक 7 से दोस्तों 11 वर्ष तक होती है और औपचारिक जो होती है दोस्तों वो 11 वर्ष प्लस कि 11 वर्ष से जो ऊपर होता है दोस्तों वो औपचारिक संक्रियात्मक में आता है। ठीक है, तो वस्तु को स्थायित्व समझना बच्चे कब कर देते हैं दोस्तों कि छूकर ज्ञान इंद्रिय हमारे क्या होते हैं संवेदी गामक। इसमें बच्चा क्या होता है वस्तु को स्थायित्व रूप से समझता है, छूकर उसे अपने सेंसर मोटर स्किल से दोस्तों पहचानता, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पहचानता, छूकर जानता है वस्तुओं को। तो वस्तु स्थायित्व आरंभ कहाँ से कर देता है दोस्तों बच्चा, संवेदी गामक अवस्था। बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों सही कथन बताना आपको कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सामाजिक प्रतिकरण अधिगम में योगदान देता है, बी है बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, सी है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता है और डी है सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो कौन सा सही है दोस्तों, लेव वाइगोस्की के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया गया जहाँ भी सांस्कृतिक उपकरण की बात हो जाए वही योगदान आपके लिए लेव वाइगोस्की के लिए विचार दिए गए हैं दोस्तों। तो लेव वाइगोस्की ऑप्शन क्या हो जाएगा सही अपने आप दोस्तों, बिल्कुल डी उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए जैसे सामाजिक प्रतिकरण अधिगम में योगदान देता है दोस्तों, प्रतिकरण योगदान कैसे दिया जाएगा वो तो अलग अलग कर देगा दोस्तों। बी है बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना, बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना कैसे अच्छी तरह सीख सकते हैं, नहीं दोस्तों, जबकि सहयोग के साथ सीखते हैं अच्छी तरह से दोस्तों। और संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध, ये अवरोध पैदा नहीं करते दोस्तों। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि बाल केंद्रित शिक्षा
बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है दोस्तों? ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या, ऑप्शन बी पुरस्कार एवं दंड का इस्तेमाल, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना और डी है योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठ्यचर्या? नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यचर्या की अनुशंसा नहीं करती। पुरस्कार एवं दंड का इस्तेमाल दोस्तों हम कर ही नहीं सकते, ये भी गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना बिल्कुल सही है दोस्तों। हमें व्यक्तिगत बच्चों की हर एक की जो भी ध्यान रखना है कि ये किस में कमज़ोर है, इनकी क्या क्या इन्हें नीड है, किस चीज़ के द्वारा ये समस्या को हल कर सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। और डी क्या है? योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। सत्तावादी मत का हमें विकास थोड़ा ना करना है, नहीं करना। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होते हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। तो ये कथन किस चीज को बढ़ावा देता है दोस्तों? ऑप्शन है जेंडर समानता, ऑप्शन बी है जेंडर समता, ऑप्शन सी है जेंडर सशक्तिकरण और ऑप्शन डी है जेंडर रूढ़िवादिता। तो दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर क्या है। सीधा सीधा आंसर इसका, तो जब हम बच्चों को तो ज़्यादा शक्तिशाली और कठोर बताते हैं, लड़कियों को नरम और वो बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं हम? कि जेंडर रूढ़िवादिता बता रहे हैं दोस्तों। हम ऑप्शन नंबर डी दोनों में अंतर बता रहे हैं, दोनों का जेंडर रूढ़िवादिता बता रहे हैं कि ये बच्चे लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां बेकार होती हैं, लड़कियां बेकार होती हैं या लड़के अच्छे होते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं दोस्तों? इसमें जेंडर रूढ़िवादिता बता रहे हैं। बढ़ावा किस चीज को दे रहे हैं? रूढ़िवादिता को हम बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का कि मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों की तरह की संभावना है दोस्तों। किस तरह की संभावना होती है बच्चों से? जो मेधावी बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनसे हम किस तरह की संभावना कर सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है मूल बातों की सहज समझ का अभाव। नहीं दोस्तों, अगर हम समझ में अभाव हो जाएगा तो दोस्तों ये मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चा थोड़ी ना हुआ, गलत हो जाएगा। बी है अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। गलत दोस्तों, अगर ये काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देंगे तो ये मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चे थोड़ा ना हुए, तो मंदबुद्धि बच्चे हुए दोस्तों। तो ऑप्शन सी है यदि कार्य चुनौती भरा हो तो उस काम को तुरंत तुरंत छोड़ देते हैं। गलत दोस्तों, तुरंत कैसे छोड़ देंगे? जो बच्चा मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चा है वो तो चुनौतियों को जो भी मिलेगा उसे और अच्छा लगेगा उसे हल करने में। और डी है समाधान खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो भी हमारा मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चा होगा दोस्तों वह समस्या खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, अच्छे से पढ़ना दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा दोस्तों। कौन सा चुनौती प्रस्तुत करेगा दोस्तों? ये होता है आपका ADHD, जो हमारा डिसऑर्डर होता है दोस्तों, ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर। तो वाले विद्यार्थियों के लिए क्या चुनौती प्रस्तुत कार्य होंगे दोस्तों इसके लिए? और यह लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो सही होगा उसके लिए। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। बिल्कुल सही है दोस्तों, संवेदों का उद्दीपन, नई नई चीज स्टिमुलस, जब हमारे सेंसर जो काम करेंगे दोस्तों तो स्टिमुलस हम मिलेगा तभी तो हम काम करेंगे। सी है प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करेगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। ये है दोस्तों कि लंबी अवधि वाले व्याख्यान नहीं कर सकता दोस्तों, तो यही इसके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। यही नेगेटिव है, तो नेगेटिव के हमारा नेगेटिव आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि ADHD वाले छात्र के लिए क्या चुनौतीपूर्ण है दोस्तों कार्य? कि बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान
नहीं कर सकता दोस्तों, वो ये चुनौतीपूर्ण इसका कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य विप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य मतलब जो हमें बाहर से मिलता है दोस्तों। बाह्य विप्रेरणा का उदाहरण है, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है हमारा वो कौन सा। देखिए, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, बी है समझ को बेहतर करने के लिए अधिगम, सी है नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, और डी है किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन। देखिए, ये देखते हैं हम, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम। दोस्तों जिज्ञासा हमारी इंटरनल होती है ना, तो ये तो इंटरनल हो गया, आई हो गया दोस्तों, इंटरनल होगा, ये बाह्य नहीं है। समझ को बेहतर करने के लिए अधिगम, ये भी दोस्तों हमारी बुद्धि जो होती है इंटरनल होती है दोस्तों। समझ हम बेहतर करेंगे तो हमारी इंटरनली तो बेहतर होगी। समझ को बेहतर करने के लिए अधिगम, ये भी हमारे इंटरनल अभिप्रेरणा होगी। नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, ये सही है दोस्तों, ये एक्सटर्नल हो जाएगा। नगद पुरस्कार हमें कहाँ से मिलता है, भाई ये दूसरे तो देते हैं दोस्तों, बाहर से तो मिलता है, तो ये हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा। और किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम, अगर हम कौशल में कोई चीज़ सीख रहे हैं और हम उसमें निपुण हो जाते हैं तो वो हमारे बाह्य होगा दोस्तों, आंतरिक होगा, वो हमारा आंतरिक होगा, क्योंकि हम उसमें निपुण प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हमारा आंतरिक मोटिवेशन हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। विकास के बारे में दोस्तों अच्छे से याद रखना, डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताते हैं। ए है बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है, विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, सबकी जो विकास होता है वो अलग अलग होता है दोस्तों। बी है विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, कृमिक ही होता है दोस्तों, विकास तो अपेक्षाकृत कृमिक होता है, बिल्कुल सही है। सी है आनुवांशिकता विकास पर एकमात्र कारण है, विकास का एकमात्र, मैंने बोला दोस्तों ओनली, यहीं भी कहीं भी आ जाए तो वो तो अपने आप में वैसे ही नेगेटिव होता है, तो गलत हो जाएगा। और विकास निरंतर रूप से होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, विकास जो है निरंतर रूप से ही होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पूछ रहा है दोस्तों, नेगेटिव का हमारा नेगेटिव आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। कि आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल नहीं देती है दोस्तों। क्या पूछ रहा, नहीं देती है, ठीक है, कौन से पे नहीं देती है बल। ऑप्शन है अनुभवात्मक अधिगम, बी है डिजिटल अधिगम, सी है रटकर सीखना, और डी है करके सीखना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल नहीं देती, तो ऑप्शन नंबर सी, रटकर सीखने पर बल नहीं देती है दोस्तों, अनुभवात्मक अधिगम पर बल देती है, डिजिटल अधिगम पर बल देती है, और करके सीखना पर बल देती है दोस्तों। तो किस पर बल नहीं देगी दोस्तों, रट के सीखने पर बल नहीं देगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। और जिस दोस्तों ने मेरे चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।